You already dance to Bollywood music at weddings. Now imagine the whole world dancing to our stories too. World Audiovisual and Entertainment Summit Waves is where we make Indian entertainment truly international. तो जल्दी तैयार हो जाइए दुनिया को अपनी धुन पर नचाने के लिए। बस 7 दिन और। Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा, अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। Bharat welcomes the world to a new era of creativity. Waves, the World Audiovisual and Entertainment Summit, connecting creators through Creatosphere, WaveX and Waves Bazaar, where stories, ideas and content go global. Connecting countries through global media dialogue and the Bharat Pavilion, shaping narratives and partnerships. Culturals, cinema, gaming, Waves fuels the next wave of entertainment. Connecting creators, connecting countries. Waves 2025. संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह। क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है? क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा?
आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से भरी है हुंकार। कहा आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो अगर कहा जाए कि आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने बिहार की धरती से जंग का ऐलान कर दिया है तो गलत नहीं होगा। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। साथ ही विशेष चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड करने का आखिर क्या होगा असर, क्या है इसके मायने, और बात यह भी होगी कि जिहादियों के घिनौने खेल से कश्मीर में पर्यटन को किस तरह से धक्का पहुंचा है। पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट पर छाया हुआ है सन्नाटा, क्या कुछ होगा इसका असर, इस पर भी बात होगी। और जिहादियों ने किस तरह से कश्मीर के लोगों के पेट पर मारी है लात, इस पर भी सवाल होंगे कई अहम सवाल और जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलगाम हमले को लेकर कड़ी चेतावनी। आतंकियों और आतंक की साजिश रचने वालों को सजा मिलकर रहेगी। दुश्मनों ने देश की आत्मा पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में भाषण से पहले पहलगाम हमले के मृतकों को दी मौन श्रद्धांजलि। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के पार्थिव शरीर देख पूरे देश में आक्रोश। परिजनों ने नम आंखों से दी विदाई। भाजपा ने दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने किया प्रदर्शन। और भारत ने सिंधु जल समझौता रोका तो पाकिस्तान ने उठाया मानवता का सवाल। भारत के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी की इमरजेंसी मीटिंग। जनरल आसिम मुनीर के बड़बोले और नफरती बयान पर पाकिस्तान की जनता ने भी उठाए सवाल। और जिहादियों के घिनौने खेल से कश्मीर में पर्यटन को जबरदस्त नुकसान। पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट पर छाया सन्नाटा। जिहादियों ने छीनी हजारों लोगों की रोजी रोटी। कश्मीर के लोगों ने आतंकियों को दिया मुंहतोड़ जवाब। कहा ये इंसानियत के दुश्मन हैं। और अब तक का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन, 5000 जवानों ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को किया ढेर। तो सबसे पहले बात करेंगे आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। अगर कहा जाए कि आतंक के खिलाफ पीएम मोदी ने बिहार की धरती से जंग का ऐलान कर दिया है तो गलत नहीं होगा। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर किए गए आतंकी हमले से पूरा देश दुख और गुस्से में है। आक्रोश है लोगों में और पीएम मोदी ने इस आक्रोश को अपनी आवाज दी है। आतंकियों पर अपने अंदाज में बरसते हुए पीएम मोदी ने बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में कहा कि जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम ने हुंकार भरी कि आतंकियों को सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। इससे करोड़ों देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के दुख में पूरा देश साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री ने भाषण शुरू करने से पहले आतंकी हमले में मारे जाने वाले पर्यटकों के लिए कुछ देर का मौन रखा। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से अंग्रेजी में पूरी दुनिया को भी संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती से मैं आज पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि आतंकियों और उनके आकाओं की पहचान कर उनको सजा दी जाएगी। इस आतंकी हमले का हिसाब किया जाएगा। पीएम ने बेहद दृढ़ शब्दों में कहा कि हम उन्हें धरती के आखिरी छोर तक छोड़ने वाले नहीं हैं। आतंकवाद से भारत की आत्मा टूटने वाली नहीं है। न्याय होगा और उसके लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। पीएम ने कहा कि पूरा देश इस मुद्दे पर एक साथ खड़ा है। मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा है। मैं दुनिया के देशों के लोगों और उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आतंकवाद भारत की ताकत को तोड़ नहीं सकता। जो लोग भी मानवता में विश्वास रखते हैं वो भारत के साथ खड़े हैं।
तो प्रधानमंत्री ने बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए पहलगाम हमले के दोषियों और आतंकियों को कड़ी चेतावनी दी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए प्रधानमंत्री की जुबानी आपको दिखाते हैं, सुनाते हैं। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। और बिहार की धरती से प्रधानमंत्री ने दुनिया को भी संदेश दिया और अंग्रेजी में कहा कि एक एक दोषी की पहचान की जाएगी और सजा दी जाएगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अवधेश कुमार जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। और विनोद जी, अगर हम आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, क्या संदेश, क्या मैसेज, क्योंकि इस वक्त पूरा देश देख रहा है और चाह रहा है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई हो। निखिल, जितना मैं समझ पा रहा हूं कि ये पहलगाम के आतंकी हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये पहली जनसभा थी मधुबनी में, बिहार में। तो जाहिर सी बात है, बिहार की इस धरती पे जो क्रांति की भूमि है, उससे वहां पे पीएम मोदी ने आतंकवाद के जड़मूल से खत्म करने की एक नई क्रांति का एक रिजॉल्व लिया है, एक संकल्प लिया है। इस देश की जो जनभावना है, अभी 140 करोड़ देशवासी जिस तरह की निर्मम हत्या पहलगाम में हुई है, उससे आहत है, दुखी है, आक्रोशित है। पीएम मोदी उसके साथ में, उनके भावना में, उनके साथ में खड़े होने का देश का एक संकल्प दोहराया है। और सबसे बड़ा ये संकल्प कि ये आखिरी चोट की है, जो पीएम मोदी के आप जो भाषण में आप बता रहे थे निखिल जी, कि आखिरी चोट इसलिए कि जो बातें अभी तक हो रही थी, जो उड़ी में हुआ, आपने देखा उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह से उसको जवाब दिया था। फिर उसके बाद पुलवामा में हुआ, उसका भी कड़ा जवाब दिया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि आज का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये रिजॉल्व है, ये संकल्प है, ये उससे कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला। इसके साथ में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दुनिया को भी अंग्रेजी में भाषण देते हुए इन्होंने बताया कि ये एक लाइन खींचा है कि जो भी लोग मानवता के साथ है वो हमारे साथ है, कि आप आतंकवाद को अलग अलग परिभाषा में अब नहीं बांट सकते। ये इंसानियत के दुश्मन है, इस बात को समझना पड़ेगा। एक निहत्थे वो सारे 25-26 लोग जो घर से दूर पहलगाम में टूरिस्ट थे, वहां उन लोगों को आपने धर्म पूछ के मारा है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी डिप्लोमेसी में
इसको दूसरी तरफ परिभाषित करने की कोशिश जाएगी। ये नृशंस हत्या है और भारत इसको जस्टिस दिला के रहेगा। और ये जस्टिस का जो रिजॉल्व है वो न्याय का संकल्प पीएम मोदी का एक बार दुनिया को भी सुनना चाहिए। ठीक है, भारत का ये जो संकल्प है पीएम मोदी का न्याय के लिए, अवधेश जी एक तो ये भी समझना चाहेंगे कि अंग्रेजी में उद्धरण किया प्रधानमंत्री ने थोड़ी देर तक और ये कहा कि ये मैं दुनिया को भी संदेश देना चाहता हूं। दुनिया को संदेश देना, क्या इसके मायने, क्या इस संदेश के पीछे का क्या संदेश है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, जैसा विनोद जी ने बताया है, वो पहली सभा ही नहीं बल्कि उसके पहला सार्वजनिक वक्तव्य भी है इस घटना के बाद। उन्होंने सोशल मीडिया पर अवश्य पोस्ट किया था। तो इस समय आज का जो उनका भाषण था उस पर केवल भारत के लोग ही नहीं सुन रहे थे, वो मधुबनी में था, बिहार से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन पहलगाम की घटना के बाद प्रधानमंत्री अगर सऊदी अरब जैसी महत्वपूर्ण देश की यात्रा बीच में रोककर वापस आते हैं, सीसीएस की बैठक हो रही है, गृह मंत्री जा रहे हैं, तो साफ है कि उसके बाद इतना करने के बाद एक दुनिया को भी मैसेज था, पाकिस्तान को मैसेज था, अपने देश के लोगों को भी मैसेज था कि भारत किस ढंग से एक दृढ़ संकल्प के साथ इस बार खड़ा होगा। तो बहुत आवश्यक था, चूंकि हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद कौन कराता नहीं कराता, तो इसलिए उतना अंग्रेजी में बोलना जरूरी था। उनको मालूम था कि मैं मधुबनी में हूं, हाँ, और यहां से अंग्रेजी समझने वाले लोग कम होंगे हमारी सभा में, लेकिन वो भारत के साथ साथ आज दुनिया को संबोधित कर रहे थे। क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे यहाँ विक्रम मिश्री ने कर दिया था कल, लेकिन ये एक बड़ी चीज थी और उसमें क्लियर हो गया है कि भारत न तो किसी से पूछने, उसमें साफ था कि हमारी कोई मदद करता है, साथ आता है, नहीं आता है, मायने नहीं है। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार भी भारत को यह अधिकार है, हर देश को यह अधिकार है कि अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। और चूंकि हमारा चिन्हित है कि कहां है, तो इसलिए उसको चिन्हित करना, चिन्हित करने के बाद उसको एनिहिलेट करना और उसकी रक्षा करने वाले, उसको आश्रय देने वाले के विरुद्ध कार्रवाई का हमारा अधिकार है। और वो उन्होंने वहां से स्पष्ट किया है। और चूंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो ऐसी सजा मिलेगी जिसको मतलब आज तक किसी ने उसके सोचा भी नहीं होगा, उसको कल्पना भी नहीं होगी। पहले भी जब पुलवामा का हमला हुआ था, आपको ध्यान में होगा, उसके बाद प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक सभा में बोले थे कि पाकिस्तान को इसका सबक मिलेगा, ये ऐसे नहीं जाएगा। तो लोगों को लगता था कि चलो ये भाषण दे रहे हैं, होगा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन जब एयर स्ट्राइक हुआ, हालांकि उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, 2-3 बार उनका बयान आ गया था जी। लेकिन उसके बाद जब भारत ने किया है, तब समझ में आया कि भारत भी जो अपने को शक्तिशाली महाशक्ति देश मानते हैं, उनके तरह अपनी रक्षा के लिए सीमा पार कार्रवाई करके वापस आने की हैसियत रखता है जी। तो वो किया था। अब जाहिर है कि वहां तक तो हो चुका है। जो संदेश दे रहे हैं कि एक बार आपने आतंकवादियों के केंद्र को चिन्हित करके उसको ध्वस्त किया, सब कुछ किया है, उसके पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक में किया है, तो अब तो उसके आगे की बात होती है कि अब जो कार्रवाई होगी वो केवल जो आतंकवादी घुसे हैं वहां तक है, उससे आगे है। अब आगे होगी तो कैसी स्थिति होगी, तो जाहिर है अब उसके अगले कदम की बात है कि अब इस प्रकार से कार्रवाई हो कि आगे फिर कोई ऐसी हिमाकत न करे। अब उसके बारे में मैं यहां अनुमान नहीं लगा सकता हूं, लेकिन यह होना निश्चित है जी। निश्चित तौर पर आपने कहा अनुमान आप नहीं लगा सकते, दरअसल अनुमान का दौर इसको लेकर के जारी है। और अवधेश जी, जैसा कि आपने कहा, देश के लोगों में आक्रोश है और प्रधानमंत्री का ये जो आज का जो संभाषण था और जो संकल्प था, नहीं आक्रोश नहीं भी हो, तो मैं कह रहा हूं, दरअसल मैं कह रहा हूं कि लोगों में जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, सुनिए तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोगों में आक्रोश और गुस्सा है, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो आज का संकल्प है, कितना आश्वस्त करता है लोगों को कि हम बदला लेकर रहेंगे। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिखाए हैं ना, केवल ये नहीं कि थोथा चना गाजे बाजे घना वाली बात है। आपने पहले सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हमारे लोग जब गए तो केवल स्ट्राइक करके भाग के नहीं आए। स्ट्राइक करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान को फोन किया, वहां के अपने जो समकक्ष जनरल थे कि आपके घर में हम घुसे थे, ये चीजें खत्म किया है, वहां आपके लोग मरे पड़े हैं, आप उसको उठाकर ले जाइए। ये नहीं था कि केवल चले आए। तब पाकिस्तान में हुआ और फिर अरे कुछ हुआ नहीं। दूसरी बार भी जब हुआ है तो आपको पता होगा कि जब वहां के उस समय जो ISI के चीफ थे दुर्रानी, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है, तो जब हमारा एक
अभिनंदन जब उनकी गिरफ्त में आ गए थे तो उस समय दुर्रानी ने लिखा है कि जब नरेंद्र मोदी की फोन की घंटी बजी तो उसमें प्रधानमंत्री थे, सेना प्रमुख थे, बोला कि सबके चेहरे से पसीना निकलने लगा। वहां के आईएसआई चीफ ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब प्रधानमंत्री का फोन, तो अंत में इमरान खान फोन उठाए और प्रधानमंत्री ने जो कहा है वो दुनिया के सामने है कि आप छोड़ेंगे कि हमको मिसाइल का मुंह उधर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हम तो छोड़ना ही चाहते हैं, और कुछ बोल भी नहीं पाए। और फिर उन्होंने विपक्ष से बात करके कहा कि पीस गेस्चर में हम जो है अभिनंदन को छोड़ रहे हैं, उन्होंने छोड़ा था। तो ये है, और दुनिया को भी मालूम है कि भारत, और सबसे बड़ी बात जो हुई है कि पहले जब पाकिस्तान का अटैक होता था आतंकवादियों का ना, तो इस ढंग से खुलेआम समर्थन बहुत कम होता था। मैंने मोदी के आने के बाद हुआ है। अब अमेरिका कह रहा है कि साथ है भारत के, रूस कह रहा है भारत के, फ्रांस कह रहा है, यूरोप के देश कह रहे हैं, यहां तक कि मुस्लिम कंट्रीज कह रहे हैं कि इस आतंकवाद की लड़ाई में भारत के साथ है। तो ये बदला हुआ भारत है, बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, और बदली हुई दुनिया है जम्मू कश्मीर और भारत के संदर्भ में। तो अब कार्रवाई में पाकिस्तान को उस रूप में उसका साथ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बगल के अफगानिस्तान से भी उनकी समस्या है। अफगानिस्तान में भारत के समर्थन में जो है नारे लगे हैं इस घटना के बाद। ठीक बात है। विनोद जी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं जो आपका सवाल था मैं उसी पे थोड़ा सा आ रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आज का वक्तव्य सुनिए कि उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन जो है, अब वो बची खुची जमीन जो है वो देश के सामने में है कि आज जम्मू कश्मीर की हालत किस तरह की है कि आप ये देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में लगभग टेररिज्म का खात्मा हो चुका है जी। ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये जो सॉफ्ट टारगेट किलिंग हो रही है, वो एक सडन, आप इसको स्पॉट नहीं कर सकते, क्योंकि आतंकवाद का एक जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। वो कहीं जाके किसी को भी कहीं भी एक हमला कर सकता है। लेकिन सवाल है इस रिजॉल्व का, सवाल है इस संकल्प का। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि धरती के किसी कोने में छुपे हुए आतंकियों को और उनके मददगारों को हम ढूंढ निकालेंगे, तो ये रिजॉल्व बड़ा है। ये अंतिम लड़ाई की, आतंक के खिलाफ ये भारत की अंतिम लड़ाई का ये संकल्प है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज मधुबनी की जनसभा में की है। निखिल, हम लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जो जाहिर सी बात है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 140 करोड़ लोगों का जो एक संकल्प से जोड़ा है, तो भारत को इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहिए कि आतंकवाद के खिलाफ ये इस बार अंतिम लड़ाई होगी। निश्चित तौर पर अंतिम लड़ाई होगी और कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे कि आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस सरकार ने इसके पहले भी करके दिखाया है, और इस बार जो संकल्प लिया है, जंग का जो ऐलान किया है आतंकवाद के खिलाफ, वो किसी न किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। अवधेश जी और विनोद मिश्रा जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जोड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद पहलगाम हमले के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, यानी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड की गई है, उसका क्या असर होगा। प्रधानमंत्री का वो वक्तव्य याद कीजिए कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। इस पर विशेष चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। हुलिया चेंज हुआ पर अंदर से वही हो। बदले हो लेकिन इतने भी नहीं बदले हो। हाई फाई होके भी भाषा सबकी बोलते हो। तिजोरी में नहीं लेकिन महफूज अब भी हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बड़ी बहू, ये तुम्हारी नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया की नाम।
पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी खून और पानी साथ नहीं बहेगा। पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या ने यह संकल्प लेने पर मजबूर किया है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तानी दहशतगर्द आकाओं को भारत ने एक कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवाद को परास्त किए बिना वो चैन से नहीं बैठेगा। उसी संकल्प में भारत ने 1960 से चल रहे सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अहम फैसले में पंजाब की सीमा से लगे अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के मौलाना फौजी जनरल आसिम मुनीर को गले की नस की चिंता ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के गले के अंदर पानी डालने लायक नहीं छोड़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान की 17 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलना बंद हो जाएगा। जाहिर है रोटी रोटी को तरसने वाले पाकिस्तान के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। जिहादी जनरल की करतूतों की सजा पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को नहीं मिलेगी, लेकिन यह जरूर है कि उनके सामने जिहाद की इस बर्बर सच्चाई को इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड करके सामने रखा जाएगा। विभाजन के बाद पाकिस्तान ये लगातार मांग करता रहा है कि उन्हें पंजाब और सिंध में बहने वाली नदियों पर अधिकार चाहिए। 1960 के समझौते में उन्हें 3 नदियों पर अधिकार दिया गया। पाकिस्तान ने भारत से गुजरने वाली इन 6 नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज में नहरें बनाकर पाकिस्तान ने पीने और सिंचाई की व्यवस्था की। इसी वजह से पाकिस्तान का पंजाब प्रांत सबसे खुशहाल है। जाहिर है पाकिस्तान घबराया हुआ है कि उसकी 17 लाख एकड़ जमीन बंजर हो जाएगी। करोड़ों लोग पानी के एक एक बूंद को मोहताज हो जाएंगे। जानकार मानते हैं कि कंगाल पाकिस्तान की आर्थिक हालात और बदतर हो जाएगी। भारत के इस कड़े रुख से पाकिस्तान बिलबिला रहा है। हर छोटे बड़े नेता डिनायल मोड में हैं और पहलगाम हमले से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, लेकिन सबको ये अंदेशा भी है कि भारत आतंकियों के इस कुकृत्य पर चुप बैठने वाला नहीं है। कुछ बड़ा एक्शन जरूर होगा। तो सेवानिवृत्त फ्लाइट लेफ्टिनेंट और रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे का कहना है कि ये पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी हैं, ये स्थानीय कश्मीरी नहीं है। The Indus River Treaty has been cancelled. So the Indus River Treaty being cancelled till the time Pakistan takes certain strong steps to absolutely stop all these terror activities and takes certain strong steps to ensure peace at the borders. Till then, this Indus River Treaty is going to be called off. और पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ माइकल रूबिन का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है और आसिम मुनीर का हश्र ओसामा बिन लादेन की तरह होगा। The only reaction that the United States should take is a formal designation of Pakistan as a state sponsor of terror and a designation of Asif Munir as a terrorist. The only difference between Osama bin Laden and Asif Munir is Osama bin Laden lived in a cave and Asif Munir lives in a palace. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर मोहन भंडारी जुड़े हुए हैं। जनरल भंडारी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और विनोद जी, अगर हम आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल जिसको कहते हैं रिपरकशंस भी बहुत ज़्यादा है। पहली बार ऐसा लगता है कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक जो है वो भारत ने की है। कैसा असर, आप किस असर का अंदाजा लगाते हैं पाकिस्तान के ऊपर? निखिल, जितना हम लोग अभी तक पढ़ा लिखा है, इन चीज़ों को देखे समझे हैं, तो इतना तो तय है कि भारत ने 3 युद्धें लड़ी है।
30-40 साल से पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद है उससे भी भारत में दो चार हो रहा है, लाखों लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन मानवता के इस रूप में आप बार बार लाके इंडस वाटर ट्रीटी की जब बात होती थी तो आप इस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने या उस पर कदम उठाने की बात नहीं सोचते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ ये समझने की जरूरत है कि ऐसा क्या हुआ इसमें कि भारत को ये फैसला, कड़ा फैसला लेना पड़ा। ये लेना इसलिए पड़ा कि आप ये देखिए कि पाकिस्तानी के जनरल हैं जो एक तरह से मौलाना ही उनको कहे, असीम मुनीर जो है जी, वो एकदम विशुद्ध रूप से एक मौलाना है जो अभी जनरल की भूमिका में है। पहले ISI के चीफ हुआ करते थे। अगर वो उकसाते हैं लोगों को कि वो प्लान में 4 दिन पहले ही बताते हैं कि कश्मीर जो है हमारे गले की नस है, और उस गले के नस के साथ साथ वो सीधे भारत और पाकिस्तान के विभाजन को कि हिंदू और मुसलमान के रूप में एक इस तरह से खड़ा करते हैं अपना नैरेटिव कि आप उस देखिए कि 4 दिन के बाद ये इतना बड़ा नृशंस हत्या होती है जिसमें एक कम्युनिटी को एक तरह से उसके धर्म पूछ के उसको गोली मारी जाती है। तो अब सवाल है कि इतने खतरनाक साजिश और इतना बड़ा कुकृत्य पर भारत का डिप्लोमेटिक अगर कुछ बड़ा स्टेप हो सकता है तो ये सबसे बड़ा स्टेप है कि आपका जो आप जिसको बार बार लोगों को वहां उकसा रहे थे कि ये हमारा गले की नस है, जुगुलर वेन है, तो आपके इस गले में पानी उतरना शायद इस इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने के बाद बंद हो जाएगी। आपको एक मोहल्लत दी गई थी 1960 के ट्रीटी के बाद की 3 नदियों का पानी का आप इस्तेमाल करते थे, 100% करते थे। आपके यहाँ 17 लाख एकड़ जमीनें जो है पंजाब और सिंध की, वो आपने नहरें बना बना के इसके पानी का इस्तेमाल किया। तब भारत में इसका 1% भी यूज नहीं होता था। अब थोड़ा 5%, 7% के लगभग भारत पानी का उसका यूज कर रहा है। लेकिन इस गर्मी में क्या होगा आने वाले समय में, आप कल्पना कीजिए जब भारत अपने हिसाब से पानी, उनकी मांग के हिसाब से पानी नहीं छोड़ेगा। आप कल्पना कीजिए उस पाकिस्तान में जहां आटा चावल के लिए एक भीड़ हुजूम दौड़ती है और कई लोग मर जाते हैं, कई लोग घायल होते हैं, उस पाकिस्तान की हालत की आप कल्पना कीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी कितना बड़ा चोट करने वाला है पाकिस्तान के इकोनॉमी पे, पाकिस्तान के सॉवरेंटी पे, पाकिस्तान के लोगों की इस तकलीफ में अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उसका जनरल आसिम मुनीर है। जी जी जी। जनरल भंडारी, आपसे जानना समझना चाहें कि जब जंग का ऐलान होता है तो केवल युद्ध क्षेत्र में नहीं होता, जैसा कि आतंक के खिलाफ अगर युद्ध का ऐलान किया गया है और डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी इसमें साथ साथ चलती है। किस तरह से आप एनालाइज करेंगे भारत की इस डिप्लोमेटिक स्ट्राइक को? मैं यहाँ पर ये बताना आवश्यक समझता हूँ जी कि ये पहली दफ़े हमने पानी बंद नहीं किया है। अगर आप इतिहास के पन्ने उल्टे हैं तो जब जम्मू कश्मीर का युद्ध हुआ था 27 अक्टूबर 1947 को, और जब यूनाइटेड नेशंस में भारत की सरकार गई थी जी, तो उसके बाद 48 में भी भारत ने इस संधि को तोड़ दिया था और फिर यह बहाल हुई बाद में 1951 में। और 1960 में वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जनरल अयूब के साथ में जी ये संधि बनी। और मैं इसमें एक दफ़े खुद जब सियाचिन और इसके साथ की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, 7वीं मीटिंग में, उसमें मौजूद था जी। तो उसमें उनके डिफेंस सेक्रेटरी भी आए थे और DGMO सब लोग आए थे जी। तो मैं अपने आप को ये प्रश्न कर रहा था कि हम ऐसी संधि को क्यों ले जा रहे हैं जिसमें कि 80% पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। हाँ, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। ये सवाल लोगों के जहन में आज भी बना हुआ है कि ऐसी संधि क्यों की गई थी, क्या इसकी जरूरत थी। मैं चाहूंगा कि इस विषय में भी आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी। मैं ये मैं समझता हूं कि ये अब उस टाइम तत्कालीन प्रधानमंत्री के मन में क्या रहा या क्या विशेष उनका सोच रही इस विषय में, ये उसी समय ठीक कर लेनी चाहिए थी। और मैंने देखा कि जब ये बातें हुई हमारी सियाचिन ग्लेशियर की और इसकी इकट्ठे बातें हुई तो पाकिस्तान के प्रतिनिधि बड़े प्रसन्न होते थे। वो कभी भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उनको मालूम था कि 80% पानी तो उनको मिल रहा है, हमको तो सिर्फ 20% पानी मिल रहा है। तो अब जो खुलेआम इसको डिक्लेयर किया है हमारी सरकार ने, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है क्योंकि
जब भी हम लड़ाई की बात करते हैं, वो भी एक ऐसे राष्ट्र के साथ जो कि एक आतंकवादी राष्ट्र है, जिसकी फॉरेन पॉलिसी आतंक के ऊपर निर्धारित है, जो कि हमेशा भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, तो उनके लिए हम पानी का भी एक हथियार के रूप में इस्तेमाल सोचते हैं। इसके बारे में भी हम ऑपरेशन प्लानिंग करते हैं। ये आज की बात नहीं है, ये भी दिस इज नोन एज ए वॉर ऑफ वाटर। क्योंकि आप देखेंगे जो भी बड़े बड़े शहर हैं दुनिया के, सब नदियों के किनारे बसे होते हैं, इसलिए क्योंकि पानी की आवश्यकता होती है। तो जैसा हमारे वक्ता ने अभी बताया कि आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान में एक उनका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पंजाब में इतनी खेती है और पानी है, और आज वो पानी आप बिल्कुल रोक देंगे तो वहाँ की हालत क्या होगी। वैसे ही पाकिस्तान में हालत इतनी ख़राब है सब जगह से, उनकी आंतरिक हालत ख़राब है, उनके बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, उनमें आपस में इतने लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कदम है और ये मनोवैज्ञानिक भी है। देखिए, जब आप किसी राष्ट्र के ऊपर वॉर करते हैं, जैसा आपने मुझसे पूछा, मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत आवश्यक होता है। बल्कि आप देखिए कि बड़े बड़े जो योद्धा हैं हमारे पुराने भी, वो सोचते हैं कि युद्ध तभी जीतना चाहिए बगैर लड़े। अगर आप दुश्मन की मनोस्थिति को ही तोड़ देते हैं, उसके मनोवैज्ञानिक इतना प्रभाव डालते हैं उसके ऊपर, तो आप देखिए इसका आप असर देखेंगे पाकिस्तान। वो पूरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी बची कुची है उसके अगेंस्ट बलवा करेंगे वहाँ पर। विनोद जी, ये सवाल जैसा कि जनरल भंडारी ने कहा है कि वहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव, दरअसल पाकिस्तान की में भी अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि आसिम मुनीर का जो नफरती भाषण था, अब लोग उसको भी जिम्मेदार ठहराने लगे हैं। पाकिस्तान में भी उसके खिलाफ आवाज उठने लगी है कि आखिर इस तरह का नफरती और बड़ बोले वाला ये भाषण देने की जरूरत क्या थी। किस तरह से देखते हैं आप कि ये जो एक भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। देखिए, जैसा कि जनरल साहब भी बता रहे थे कि सीधे देखिए कि आप एक बिल्कुल ये मनोवैज्ञानिक दबाव का काम किया है। आज पाकिस्तान ने जिस तरह से आनन फानन में एक अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की उसकी अपनी मीटिंग की है, इमरजेंसी मीटिंग की है, उसमें सारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में जनरल जितने भी हैं वो सारे लोग मीटिंग में हैं। कुछ फैसला तो उनको भी लेना है और जनता के बीच में उन्हें जाना है, लेकिन सवाल ये है कि उस जनता के सामने में वो कैसे खड़े होंगे जिसमें वो सफाई देंगे कि भाई ये इंडस वाटर ट्रीटी जो तोड़ने का अभी पाकिस्तान का मैं सुन रहा था कि सारे जो वहाँ के डिप्लोमेट्स है, फॉर्मर डिप्लोमेट्स है, बड़े बड़े पत्रकार हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, टेलीविजन पे बता रहे हैं, वहाँ लोकल टेलीविजन पे बात कर रहे हैं कि मोदी छोड़ेगा नहीं। अब ये मोदी छोड़ेगा नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल दबाव तो पाकिस्तान के इन जनरलों पे है, एक साइकोलॉजिकल दबाव तो वहां उन सारे लोगों को है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हर बार इन सबको फंसा के पाकिस्तान की आर्मी बच निकलती है। पाकिस्तान की आर्मी पे ये सीधा चोट हो, ये बात वहां की जनता के सामने में अभी अगर आप हम लोग एक चीज को देखें तो पाकिस्तान की हुकूमत किसके हाथ में है, तो सीधे सीधे वहां आसिम मुनीर जो जनरल है उसके हाथ में है। ये सारे जितने भी इलेक्टेड सो कॉल्ड होते हैं वो एक पपेट ही होते हैं, चाहे वो इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो। तो अब सवाल है कि पूरे पाकिस्तान के लीडरशिप एक तरह से डिनाइल मोड में है कि पहलगाम में हमारा लोग नहीं था, पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आप डिनाइल मोड में करते करते आप चाह रहे थे कि हम बच जाए, लेकिन भारत ने जैसे ही ये बड़ा फैसला लिया, 5 फैसला लेने के साथ में ये जो रिजॉल्व दिखाया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने भाषणों में ये बात बता चुके हैं और ये पहली बार वो करके दिखा जा रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इंडस वाटर ट्रीटी आप पाकिस्तान की अभी अब 1 महीने के बाद देखिए कि पाकिस्तान में अपने तरफ से फौजी के साथ में मुनीर के खिलाफ में एक जबरदस्त गुस्सा और रोष पैदा होगा जो शायद उस जनरल के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। निश्चित तौर पर। जनरल भंडारी, क्या ये जो
मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ में डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जो कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, बहुत स्वागत है आपका। और जिस विषय पर चर्चा हम कर रहे थे, तो चूंकि आपको जोड़ लिया है तो सवाल भी हम आप ही के साथ करते हैं। आप थोड़ा देर से जुड़े हैं। दरअसल इस चर्चा में हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जो भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है उसका कितना असर पाकिस्तान पर हो रहा है। और हम जो बात कर रहे थे वो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ये जो पूरा जो जिस तरह से घटनाक्रम इवॉल्व हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी ये गले की फांस बन गया है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी के लिए तो गले की फांस बना है, क्योंकि वो अपने कर्मों की सजा भुगतेंगे। भारत ने उनको एक बहुत मौका दिया समय समय पर। इंडस वाटर ट्रीटी, जैसे कि जनरल साहब को सुन रहा था कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो जेनेसिस है वही गलत बुनियाद पे हुई है कि एक देने वाला देश जो है वो 20% शेयर अपने पास रख रहा है और 80% शेयर दूसरे देश को दे रहा है। और जब ये ट्रीटी साइन की गई उस टाइम पे ये कहा गया कि वी आर शेयरिंग द वाटर फॉर पीस। 1960 में हम ट्रीटी साइन करते हैं और 5 साल के बाद पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करता है। 1971 में हमारी टेरिटरी को छीनने की कोशिश करता है। 1999 में करगिल वॉर हमारे खिलाफ करता है। और 35 साल से, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और 35 साल से हम प्रॉक्सी वॉर से भुगत रहे हैं। तो मतलब कि पाकिस्तान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ये दिखाने में कि आपका डिसीजन जो था वो गलत था। और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है, 2014 के बाद उन्होंने तो एक कॉपरेशन का कदम बढ़ाया था जब उन्होंने सार्क के सभी देशों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। पर पाकिस्तान अपने नापाक इरादे से बाज नहीं आया। 2016 में जब उड़ी अटैक हुआ तभी प्रधानमंत्री ने एक इंडिकेशन दी थी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू कर सकते हैं। 2019 में हमने कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे ये बताया कि जो हमारा स्टेट है, देखिए आप हमारे पास 3 रिवर हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, उसका भी पूरा पानी हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। मतलब कि 3 रिवर्स का पानी तो पाकिस्तान को दिया गया है, इंडस, चेनाब और झेलम, पर 3 रिवर्स का पानी जो इंडिया के खाते में आता है वो भी हम पूरा नहीं यूज कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को जा रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि रावी का 2 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो हर साल पाकिस्तान को बह रहा है। अगर हम उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट देखें तो लगभग 8,000 करोड़ रुपए का हम जो खराब है वो पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो पाकिस्तान नहीं चुक रहा। 2023 में हमने पाकिस्तान को जनवरी के महीने में एक नोटिस इशू किया और वो नोटिस से इंडिया अपनी मनमानी से नहीं कर रहा था। इंडस वाटर ट्रीटी में एक प्रोविजन है कि आप कोई भी कंट्री जो है वो मॉडिफाई करने के लिए एक नोटिस दे सकता है और उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। जनवरी 2023 में हमने नोटिस इशू किया, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। अगस्त 2024 में हमने दूसरा नोटिस दिया, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। अब पाकिस्तान जो है वो अपनी हदें पार कर चुका है, क्योंकि वाटर एंड ब्लड कैन नॉट गो टुगेदर। एक तरफ हम पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं, पाकिस्तान की 80% जो वाटर नीड्स है वो इंडस वाटर सिस्टम से पूरी होती है, चाहे वो उनकी डोमेस्टिक यूज है, चाहे उनकी इरिगेशन फैसिलिटीज है, चाहे उनका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, चाहे उनका इंडस्ट्रियल यूज है। तो अब पाकिस्तान को समझ आएगा कि भारत जो है वो अब उसने विराट दिल अपना दिखाना बंद कर दिया है, क्योंकि भारत अब अपने निर्दोष जो नागरिक हैं उनकी हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकता। 35 साल से हम भुगत रहे हैं। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। पाकिस्तान में हमने देखा कि पिछले 2 साल से पाकिस्तान में पाकिस्तानी स्टेट हैज फुली फेल्ड। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है डोलड्रम में है और पाकिस्तान का जो साथी चाइना उसको प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। कभी वो IMF में उसकी गारंटी देता है, कभी वर्ल्ड बैंक में उसकी गारंटी देता है, पर अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि आटे, तेल और दाल का भाव क्या होता है। जी, निश्चित तौर पर आटे, तेल हमने वीडियोस देखी है जिसमें पाकिस्तान में आटे की एक छोटी सी बोरी के लिए एक मतलब की लड़ाइयां हो रही है। अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि पाकिस्तान को कैसे भुगतना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक बहुत सराहनीय कदम है, बहुत पहले होना चाहिए था, पर देर आए दुरुस्त आए। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इसके लिए, क्योंकि देखिए पाकिस्तान का रवैया हमेशा डिस्ट्रक्टिव रहा है। हमारे जो 3 जो रिवर्स के ऊपर इंडस वाटर ट्रीटी कहती है कि आप उसका
फ्लोइंग यूज कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है, चाहे वो सलाल प्रोजेक्ट है, बागलियार प्रोजेक्ट है, दुलहस्ती है, किशनगंगा है, उनकी आप अगर डीपीआर देखें तो कॉस्ट कम होगी, जब वो कंप्लीट हुए उनकी कॉस्ट ज्यादा हुई। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा उसको अड़ाने की कोशिश की है। हमें इंटरनेशनल फोरम देता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, हमें उधर सफलताएं मिली है। तो मुझे लगता है कि इंडिया जो है जो कुछ भी कर रहा है वो कोई इलीगल नहीं कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस के तहत ही उसको सस्पेंड कर रहा है और उसकी मॉडिफिकेशन की बात है। ठीक है, ठीक है। हम दरअसल समय हमारे पास लगभग समाप्त हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि एक सवाल मैं जनरल भंडारी और विनोद मिश्रा जी आपके पास भी आना चाह रहा हूँ। विनोद मिश्रा जी, पहले हम आपके पास आते हैं बहुत संक्षेप में कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है 1960 में एक बार डिसरप्ट हुई, जैसा कि अभी जनरल भंडारी ने बताया कि 47 में हुई, 51 में दोबारा हुई और उसके बाद फिर 60 में हुई। क्या कोई मजबूरी थी या ये भारत की उदारता थी? किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि अब आज के समय में इस इंडस वाटर ट्रीटी पर भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। निखिल भंडारी साहब से पूछ रहे हैं। नहीं, विनोद जी आपसे। निखिल, देखिए सीधे भारत ने इस तरह का जो आप कह सकते हैं कि इस तरह के डिसीजन तो हमने शिमला एग्रीमेंट में भी लिया, जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। तो एक जनरल साहब ने कहा था कि हम पाकिस्तान से जीत गए और एग्रीमेंट टेबल पे हार गए। तो ये सब भारत के पाकिस्तान के बीच में ये सब चलता रहता है। ये जो अमन की आशा वाले लोग हैं उस पार में और उस पार में, ये एक नैरेटिव से पाकिस्तान का ये सब चीज करते रहते हैं। अब सवाल है कि अभी जो मल्होत्रा साहब बता रहे थे, मल्होत्रा साहब इंडस वाटर ट्रीटी पे बहुत काम किया है जी, मैं उनको जानता हूं, उनका बहुत अच्छा काम है, इसलिए उन्होंने एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपके सामने में रखा है जी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इस बात को समझना कि भारत जो ये लगातार सेक्रीफाइस कर रहा था अपने 6 नदियों का, जो मल्होत्रा साहब बता रहे थे 3 नदी तो आप इंडस वाटर ट्रीटी में उनको दे ही रहे हैं जी। 3 जो दूसरी ईस्टर्न वाली रिवर के आपका है, उस रिवर का भी पानी पाकिस्तान ही जा रहा है जी। तो आप 6 नदी का एक तरफा पानी यूज कर रहा है जो पाकिस्तान, वो पाकिस्तान आपको आंख दिखा रहा है। तो एक बार तो उसको कहना पड़ेगा यू बॉस शट अप। और ये समय जो है ये वही कहने का डिप्लोमेटिक आप जिसको स्ट्राइक कहते हैं कि भारत ने करके दिखाया। जी जनरल भंडारी, ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई रिएक्शन की, किस तरह के, बल्कि पाकिस्तान से किस तरह के रिएक्शन की उम्मीद है? देखिए, आपने मुझसे एक प्रश्न नहीं पूछा जो कि मैं तैयार होकर आया था। जी जी। ये जो मनोवैज्ञानिक एक स्टेप होता है जब आप दूसरे देश के साथ ऐसी कोई बात करते हैं, एक दबाव होता है मनोवैज्ञानिक, दूसरा होता राजनीतिक और तीसरा होता डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक जी, और असली होता शठम शाठेच समाचरे। जी 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 जी, शठम शाठम समाचरे। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, मैं कारगिल युद्ध का संचालक रहा हूँ जी, और ये सरदार अजीज जो कि उस टाइम जहाँ तक मैं याद है ये एडवाइजर भी थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे। मैं उन्हें मिल चुका हूँ दिल्ली में मीटिंग में, बाद में भी। आज इन्होंने बताया है प्राइम मिनिस्टर को अपने जी कि एब्रोगेशन ऑफ दिस ट्रीटी बाय इंडिया इज ए क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ अ वॉर। आप समझिए इसका क्या मतलब है। वो समझते हैं इस बात को कि एक किस्म का युद्ध है पानी का, क्योंकि पानी ही नहीं मिलेगा तो पानी बिन सब सुन जी, आप समझ गए। तो जो चौथी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरे राष्ट्र को मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल चिंता न करें। जो आक्रोश ये आ रहा है आपका लिखा हुआ, गुस्सा और आक्रोश, इसका जवाब मिलेगा, लेकिन इसका जवाब भारतीय सशस्त्र सेनाएं अपनी सोच समझ और किस समय देंगी, वो हो रहा है कार्रवाई। जी निश्चित तौर पर आपने बड़ी बात कही कि सोच समझ और समय भी हम डिसाइड करेंगे कि कब ये हमको जवाब देना है, किस तरह से देना है, ये जरूर है, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बात को बार बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के बीच में ये संकल्प दोहराया है। आप सभी का, जनरल भंडारी आपका, डॉक्टर गणेश मल्होत्रा आपका, विनोद मिश्रा आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जोड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो फिर से बात करेंगे कि कश्मीर में पर्यटन को जो धक्का लगा है वो आखिर किस तरह से पूरा हो सकेगा। ये मजहबी नहीं, जंगली भेड़िए हैं। ब्रेक के बाद जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सभी का स्वागत है और बात होगी कश्मीर के पर्यटन की और जिस तरह से ये जो आतंकी हमला हुआ, दरअसल इसको आतंकी हमला नहीं, जिहादी हमला हिंदुओं पर कहिए तो गलत नहीं होगा। ये मजहबी नहीं, जंगली भेड़िए हैं। पहलगाम की बर्बर आतंकी हमले की घटना जहन में आती ही एक गुस्सा और नफरत कौंध जाती है। निर्दोष लोगों की बर्बर हत्या की इजाजत क्या कोई मजहब दे सकता है? पहलगाम हमले से देश मर्माहत है। उन्हें धर्म पूछकर मारने की घटना ने लोगों को गुस्से से भर दिया है। क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? इस भयावह हमले से बाल बाल बचे असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य उस खौफनाक मंजर के बारे में सोचकर भी सिहर उठते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को कलमा पढ़ते सुना। आतंकी उनके पास से गुजर रहे थे, वो भी जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे। उन्होंने पूछा, यानी आतंकियों ने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? फिर देवाशीष जी जोर जोर से कलमा पढ़ने लगे। उन्होंने कहा कि मैं फिर से जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। कलमा पढ़कर भट्टाचार्य ने अपने परिवार की जान बचा ली। अपने सुरक्षित लौटने को वो एक चमत्कार से कम नहीं मानते हैं। लेकिन इंदौर के रहने वाले सुशील नाटियाल की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। उन्हें कलमा पढ़ना नहीं आता था और आतंकियों ने सर पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। क्रिश्चियन परिवार इस बात से क्षुब्ध है कि निर्दोष लोगों को धर्म पूछकर मारना क्या मजहब हो सकता है? कोई मजहब इस बात की इजाजत देता है? सुशील की पत्नी ने कहा कि आतंकी ने पूछा कि कलमा पढ़ोगे तो बचोगे, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पाए और मारे गए। उनकी बेटी के भी पैर में गोली लगी है। मानवता के इन दुश्मनों ने मजहब की आड़ में निर्मम हत्याओं को अंजाम दिया, लेकिन वे भूल गए कि उसने कश्मीर के सैकड़ों लोगों की भी रोजी रोटी छीन ली है इस हत्या और इस हत्याकांड के बाद। आज कश्मीर के टूरिस्ट स्पॉट पर सन्नाटा पसर गया है। पहलगाम की चहल पहल वीरानी में तब्दील हो गई है। हजारों छोटे छोटे कामगार मर्माहत हैं। आखिर किस मजहब में यह लिखा गया है कि एक निर्दोष को तुम इसलिए उसकी हत्या कर दो क्योंकि उसके मजहब को तुम नहीं जानते, और वो तुम्हारे मजहब को नहीं जानता इसलिए उसको तुम जान से मार डालोगे? कौन सा मजहब इस बात की इजाजत देता है? और पहलगाम में आतंकी हमले में एक बच्चे नक्श के पिता शैलेश कलाथिया को भी उसने खो दिया है। सुनिए घटना के बारे में क्या कुछ बताया इस बच्चे ने। जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो दो दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। ये आहत करने वाला है, मर्माहत है। एक छोटा सा बच्चा वो बता रहा है इस घटना के बारे में, और उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसके पिता को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, हिंदू थे। ये जाहिलियत नहीं तो और क्या है। असम के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य को आतंकियों ने कलमा सुनाने पर छोड़ दिया। Was roaming around and we all were just chanting where everybody was chanting. Right. And then we left and then he pointed the gun toward my head. Right. And he listened what I was saying. Yes. And then he left. We were chanting the kalma. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That's what everybody chants, right? और कश्मीर के स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले का पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीजन बहुत अच्छा चल रहा था, सब होटल फुल थे, घरों में लोग टूरिस्ट रखते थे। क्या करेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से हम लोगों को सहमत थी कि हम इसमें फंस गए, लेकिन क्या करेंगे अब हम यही चाहते हैं कि दोबारा ऐसा वाक़ा कभी नहीं होना। अरबों में नुकसान हुआ क्योंकि यहाँ की माइशियत जो है वो टूरिस्ट पर ही थी। बहुत एकदम बढ़िया चल रहा था, इसकी वजह से पूरा ठप हो गया। पहलगाम इस वक्त पूरा लॉस है। हम इस पर मतलब यहाँ के गरीब लोग थे, अपना रोजी रोटी कमाता था,
इनकी वजह इनकी बेचारे को बहुत प्रॉब्लम हो गया। चल चहलकदमी थी मगर वो नहीं देखी तो बड़ा फील हुआ, और जो भी परिवारों के साथ ये दुर्घटना घटी है हम उनकी पेन को फील कर रहे हैं, मगर हमारे पास आंसर्स नहीं है उसके लिए हम सारी उनसे चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसा होने नहीं देंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुवाहाटी से, असम से सुबीना रॉय हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं और आदित्य कुमार हमारे साथ भोपाल से, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। सुबीना, पहले सबसे आपके पास आते हैं। अभी हमने देवाशीष भट्टाचार्य प्रोफेसर को सुना, किस तरह का रिएक्शन मैं जानना चाहूँगा असम के लोगों में है इस पूरे घटना को लेकर के? जी, ये जो भी अटैक हुआ पहलगाम में, वहां पे जो 26 लोग मारे गए, उनमें से एक तो अरुणाचल प्रदेश के भी एक इंडियन एयरफोर्स के एयर पर्सनल थे, और एक आपने जैसे कहा एक प्रोफेसर भी थे असम यूनिवर्सिटी के जो बच गए। काफी आक्रोश है लोगों में, लोग काफी डरे हुए हैं और वो चाहते हैं कि इसका सही से जस्टिस हो। इस निंदनीय घटना की लोग काफी मतलब आलोचना कर रहे हैं, और जो प्रोफेसर है जो कि अभी असम गवर्नमेंट के साथ कंटिन्यूअस टच में है, और उनकी ये पूरा एश्योरेंस किया जा रहा है कि वो उनकी जो फैमिली है वो सेफली रिटर्न हो असम में। असम गवर्नमेंट की ये पूरी प्रायोरिटी है अभी फिलहाल कि असम से जितने भी टूरिस्ट हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर उनको सेफली वहाँ पे वापस लाया जाए। जी, निश्चित तौर पर सुबीना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डिब्रूगढ़ से। दरअसल मैंने गुवाहाटी कहा, माफ़ी चाहूँगा दर्शकों से भी और सुबीना से भी। फिलहाल आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। आदित्य, किस तरह का रिएक्शन आप मध्य प्रदेश में देखने को पा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर तो जब एक बार जिसको देखने में कहा जाता है कि जब शव लोग देख रहे हैं या शहीदों को देख रहे हैं तो आक्रोश, गम, गुस्सा, एक मिश्रित भाव है लोगों में। बिल्कुल निखिल, असम के देवाशीष भट्टाचार्य जी तो सर्व धर्मों का सम्मान करते होंगे, इसलिए कलमा भी उनको आता था और कलमा सुना दिया तो बच गए। लेकिन इंदौर के एक ईसाई परिवार के सुशील जो है वो नहीं बच पाए। उन्होंने जब आतंकियों ने उनसे बोला कि किस धर्म के हो, तो कलमा सुना तो उन्होंने कहा मैं ईसाई हूँ। अब केवल हिंदू ही नहीं, ईसाई धर्म के लोग भी जो है मैं ईसाई हूँ, उन्होंने गोली मार दी। और केवल उनको ही नहीं, उनकी बच्ची को गोली मार दी। परिवार गया था कई भारत। जी, दरअसल आदित्य जो की बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है बैड नेटवर्क की वजह से, लेकिन जाहिर तौर पर मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा, सुबीना आपको भी और आदित्य आपको भी। लेकिन जो बात दरअसल आदित्य बताना चाह रहे थे कि किसी को भी नहीं बख्शा, जो गैर मुस्लिम थे किसी को भी नहीं बख्शा। और जिस इंदौर के सुशील ने बताया कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, बावजूद उसके उनके सर पर गोली मारकर उनकी जान ले ली। तो कौन सा धर्म इस बात की इजाज़त देता है कि धर्म के आधार पर जो उसको ना मानते हो उनको आप मौत की नींद सुला दो? ये सवाल बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग जो इस धर्म को मानने वाले हैं उनको आगे आना होगा। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे लोग आगे आए हैं जो इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और लोगों को ये बताना होगा कि दरअसल धर्म ये नहीं सिखाता है कि एक दूसरे की जान ले ली जाए। इस वक्त में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।